गुड आफ्टरनून। तो आज का जो हमारा सेशन है उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं हमारे सेशन में। ठीक है, सो स्क्रीन यहाँ पे आप सबके साथ शेयर हो गई है। सबको स्क्रीन दिख रही है? जी हेलो, सर। जी सर। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है। सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग साइबर फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, उसमें अटैक्स कैसे होते हैं, हैकर्स क्या मेथड यूज करते हैं हैकिंग की, और कुछ लाइव केसेस भी, मतलब कुछ केसेस के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग कैसे ये हैकिंग से बच सकते हैं, इससे रिलेटेड भी थोड़े से स्टेप्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स हमने ऐड किए। इसके अलावा हम साइबर फॉरेंसिक जो सीखने वाले हैं उसमें हम लोग साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे हैकर्स कौन कौन से टेक्निक यूज करते हैं, और जब हमें इन्वेस्टिगेट करना रहता है तो हमें क्या क्या चीजें यूज करनी पड़ती है, क्या क्या सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जब भी हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं क्राइम सीन से तो कैसे हमें सेफली उस एविडेंस को कलेक्ट करके लैब पहुंचाना चाहिए, पंचनामा कैसे करते हैं, उसका रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो जो हमारा आज का जो डेमो भी रहेगा वो साइबर फॉरेंसिक से रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा डेमो रहेगा, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं कि हैशिंग की प्रोसीजर कैसी होती है। यानी जब हम लोग किसी साइबर क्राइम में जाते हैं एविडेंस कलेक्ट करने क्राइम सीन पे, तो फिर अगर हमें क्राइम सीन पे ही हैशिंग करने की जरूरत पड़ेगी तो हमें हैशिंग कैसे करनी चाहिए, कौन सा टूल्स यूज होता है, इन सब के बारे में आपको पूरे इन डिटेल एंड इन डेप्थ बताया जाएगा। ठीक है, सो ये आज के टॉपिक का हमारा ओवरव्यू है। ठीक है, सब लोग आई थिंक ज्वाइन हो गए हैं, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। ठीक है, तो जो हमने कल पढ़ा था आईटी के बारे में, आईटी कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर का जो स्टोरेज डिवाइस होता है जैसे हार्ड डिस्क, उसका मदरबोर्ड, तो इन सब का यूज आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमें फॉरेंसिक और क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कैसे इन सारी चीजों का यूज आता है, ये हम लोग देखने हैं। ठीक है, हाँ, सो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है साइबर सिक्योरिटी। कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? ठीक है, सो साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी आर द टेक्निक्स ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ एन अटैकर दैट हैज एम टू एक्सप्लॉइट इट। यानी साइबर सिक्योरिटी की अगर हम सिंपली डेफिनेशन देखें तो क्या है, साइबर सिक्योरिटी का काम है उन कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करना जिसमें हैकर अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी बिना परमिशन के अटैक करके उसका डेटा चुरा ले या तो उस डेटा को डिलीट कर दे। ठीक है, तो ये हैकर क्यों करता है? ताकि इसके बहुत सारे मोटिव होते हैं। ऐसा हो सकता है कि उस हैकर को उस कंपनी का लॉस करवाना हो, या कोई गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हैकर के पास होनी चाहिए। इसलिए तो ये इन सब से बचने के लिए जो हम लोग प्रोसीजर यूज करते हैं या जो टेक्निक यूज करते हैं उसे हम लोग साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी में चार अलग अलग मेजर टाइप के फील्ड्स आते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, दूसरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तीसरा आता है डिजास्टर रिकवरी और चौथा आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, सो अब मैं एक एक के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी रहता है। ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मतलब क्या? अब एप्लीकेशन जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन होता है, जो हमारी वेबसाइट होती है वो भी एक एप्लीकेशन होती है। तो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी यानी क्या? आप अभी इमेजिन करिए हमारी गवर्नमेंट की साइट है, ठीक है, गवर्नमेंट पोर्टल है। ठीक है, गवर्नमेंट पोर्टल पे बहुत सारे लोग अपना कुछ क्राइम रजिस्टर करते हैं, या आधार कार्ड की डिटेल्स रजिस्टर करते हैं, या कोई भी सब्सिडरी, ये सब चीजों के लिए गवर्नमेंट पोर्टल्स का यूज होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट पोर्टल क्या है? एक वेब एप्लीकेशन है। अब अगर हैकर ने उस एप्लीकेशन को हैक कर लिया तो इससे क्या होगा कि लोगों का पूरा इंफॉर्मेशन हैकर के पास चला जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी करते हैं, और उस टाइप की सिक्योरिटी को क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन सिक्योरिटी। यानी आपकी वेबसाइट हो गया, आपके मोबाइल में जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं उनकी जो सिक्योरिटी करते हैं उसे हम लोग एप्लीकेशन सिक्योरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, या इसी को हम लोग डेटा सिक्योरिटी बोल सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी यानी क्या? जो आपके कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटा है, या फिर आपके
आपकी कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटा है या फिर आपके डिजिटल एविडेंस का जो इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको प्रॉपरली सिक्योर करके रखना ताकि हैकर इसे एक्सेस ना कर सके, इसको जो बोलते हैं, इस प्रोसीजर को हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोलते हैं। अब डिजास्टर रिकवरी क्या होता है? डिजास्टर रिकवरी यानी इमेजिन करिए आप कहीं एक कंपनी में गए, ठीक है, उस कंपनी के सर्वर पे हैकर लोगों ने अटैक करके उसका पूरा फाइल डिलीट कर दिया है, ठीक है, और उसके डिलीटेड फाइल्स को हमको रिकवर करना है इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। तो वो जो टाइप की रिकवरी रहती है उसे डिजास्टर रिकवरी बोलते हैं, यानी कोई क्राइम सीन से जो एविडेंस डिलीट हो गया है उसे रिकवर करके एनालाइज करना, ठीक है। जो चौथा आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी यानी जैसे अभी कल हमने पढ़ा कि इंटरनेट क्या है, काफी बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, यानी चार पांच कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड है तो उसे नेटवर्क बोलते हैं। तो अब जैसे आपके कुछ 4-5 कंप्यूटर कनेक्टेड है, उसमें अगर हैकर भी आ जाएगा तो हैकर के भी पास आपके पूरे कंप्यूटर, मतलब जो आपके कंप्यूटर का डेटा है वो जा सकता है। तो ऐसा ना हो, कोई हमारे नेटवर्क में इजीली ना घुस सके, इसलिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी भी करना जरूरी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों चीजें समझ गई होगी। अगर आपको किसी को भी कुछ डाउट रहता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारे जो हम लोग लास्ट में आधे घंटे का सेशन लेते हैं वहां पे हम लोग डाउट सबके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगला, इंटरनेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडल एंड पर्सनल लाइफ। व्हाट हैपेंस ऑनलाइन इन 60 सेकेंड। देखिए, ये जो एक छोटा सा स्टैटिस्टिक यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हर 1 मिनट में इंटरनेट पर कितना डेटा जनरेट होता है, ये आपको पता चलना चाहिए। तो आपको इससे समझ में आएगा कि इंटरनेट का आज डेली लाइफ में कितना यूज होता है, ठीक है। हर गूगल पे 2.66 मिलियन सर्चेस होते हैं हर मिनट। हर मिनट एक ईमेल भेजा जाता है। 138 मिलियन हर टाइम पे ईमेल्स एक दूसरे को लोग भेजते हैं। अमेजोन से 25,000 प्रोडक्ट्स यूज किया जाते हैं। इंस्टाग्राम पे 67,000 फोटोज रोज अपलोड की जाती है, मतलब हर 1 मिनट में अपलोड की जाती है। ट्विटर पे 4,33,000 ट्वीट्स किए जाते हैं। फेसबुक पे 2,93,000 जो स्टेटस है या फोटोज है लोग अपडेट करते हैं। हर मिनट यूट्यूब पे 5 मिलियन लोग वीडियोस देखते हैं। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल पर मिनट कितना लोग करते हैं और इसमें कितना डेटा लोगों का जनरेट होता है, जिसको हैकर लोग हैक करके गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा केस स्टडी देखते हैं कि बेसिकली केस स्टडी होता क्या है। अब यहाँ पे आया रिकॉर्ड ऑफ 145 मिलियन यूजर्स वेयर कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। ईबे का, यानी ये यूएस की एक साइट है ईबे, जहाँ पे हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स बेचते हैं। तो 145 मिलियन यूजर का डेटा, यानी उनका पासवर्ड, उनका ईमेल आईडी, बर्थ डेट, उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी हैकर्स ने लीक कर ली थी ईबे की, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली 2019 एंड और 20 के स्टार्टिंग के इसका केस है ये, जिसमें ईबे का 145 मिलियन यूजर्स का डेटा हैक कर लिया गया था। वो भी छोड़ दीजिए, सबसे रिसेंटली अगर अभी आपने सुना होगा तो डोमिनोज का डेटाबेस हैक कर लिया था। डोमिनोज इंडिया का पूरा डेटाबेस हैक कर लिया था और उसमें लोगों के क्रेडिट कार्ड के नंबर, लोगों का पर्सनल मेल आईडी, कई कई लोगों का पासवर्ड रहता था। वो सारी चीजें उन्होंने क्या किया था, डार्क वेब पे बेचना शुरू कर दिया था। तो ये सबसे रिसेंट अटैक होते हैं। ऐसे हर मिनट कितने सारे अटैक होते हैं जिसके वजह से लोगों को काफी तकलीफ होती है और लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे इजीली आ जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था वो था 56 मिलियन डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नंबर एक मालवेयर के द्वारा चुरा लिए गए थे, ठीक है। अब मालवेयर क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ने वाले, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे कि होता क्या है और ये जो केसेस हैं इसमें कैसे हैकर्स ने अटैक परफॉर्म किए, ठीक है। तो ये एक आपको जस्ट नॉलेज बताने के लिए है कि जो एक साइबर सिक्योरिटी अटैक होता है तो उससे कितने लोगों का डेटा लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेटा ब्रीच के स्टैटिस्टिक्स।
अब ये जो डेटा ब्रीच का स्टैटिस्टिक्स है, ये 2017 से लेके 2021 तक का रिसेंट स्टैटिस्टिक्स है कि क्राइम कितना होता है। ठीक है, देयर आर ओवर 3,07,682, मतलब आप डिजिट देख लीजिए कि इतने केसेस 2017 से लेके अभी तक हो चुके हैं। सोचिए कितना ज्यादा है, करोड़ों, कितने करोड़ में होगा केस। ठीक है, हर दिन 32,21,670 रिकॉर्ड यानी लोगों का डेटा चुराया जाता है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए कि कितना हो रहा है। हर घंटे में 1,34,000 लोगों का डेटा चुरा लिया जाता है। हर मिनट 2,000 लोगों का डेटा हैकर्स चुराते हैं और हर सेकंड 37 लोगों का डेटा हैकर्स चुराते हैं। तो आप समझिए डेली बेसिस पे कितना हैकिंग होता है, कितना हैकिंग होता है। और इन सबसे हमें बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग अपना ऑनलाइन एक्सपीरियंस जो है, जो हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट यूज करते हैं, उसको काफी सेफली यूज कर सके। ठीक है, तो ये कुछ एक स्टैटिस्टिक्स था आपको कि हर महीने मतलब हर बार वर्ल्ड वाइड कितना डेटा और कितना इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी के जो हैकर्स हैं वो हैक करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी में कौन से टाइप के थ्रेड होते हैं। ठीक है, यानी अटैकर कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके आपकी इंफॉर्मेशन कॉपी करने की कोशिश करता है। तो इसको मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो आता है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आता है, सॉरी नेटवर्क थ्रेट्स आता है, फिर होस्ट थ्रेट आता है और एप्लीकेशन थ्रेट आता है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ इजीली समझाता हूँ। जैसे कि हमने सबसे पहला हम देखेंगे नेटवर्क थ्रेट। नेटवर्क थ्रेट हमें समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि नेटवर्क क्या है। जैसे कि हमें पता है कि नेटवर्क क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। ठीक है, तो अब इसमें हैकर क्या करता है, हैकर क्या करेगा, हैकर आपके नेटवर्क में घुसने की कोशिश करता है। एक बार अगर अटैकर को आपके नेटवर्क में अटैकर घुस गया तो वो क्या कर सकता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन अपने नेटवर्क में बाकी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो हैकर के भी पास चले जाती है, हैकर के साथ भी शेयर हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि आपका कुछ कंपनी है या फिर आपका कुछ एकदम इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है, जैसे कोई केस की रिपोर्ट की हो गई, तो वो हैकर के पास चले जाएगी। उससे क्या होगा कि केस की जो इंफॉर्मेशन होगी वो लीक हो सकती है, या कोई और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। तो ये जो टाइप के अटैक होते हैं, यानी जो नेटवर्क से रिलेटेड अटैक करता है हैकर, उसे नेटवर्क थ्रेट बोला जाता है। ठीक है, ये अब अलग अलग जो यहाँ पे नेटवर्क थ्रेट्स के बारे में बताया हुआ है वो हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, देन आता है होस्ट थ्रेट्स। होस्ट थ्रेट यानी क्या होता है, जो जैसे अभी आप कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हैकर क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब कोई हैकर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कंप्यूटर या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी का कंप्यूटर हैक करने की कोशिश करता है तो उसको हम लोग होस्ट थ्रेट बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कोई भी इंटरनेट की जो वेबसाइट है, अगर कोई हैकर उसको हैक करने की कोशिश करता है तो उसे हम लोग एप्लीकेशन थ्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप की और जो कैटेगरीज है वो हम लोग इन डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हैकिंग क्या होती है। हैकिंग रेफर्स टू एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम vulnerabilities and compromising security to control and gain unauthorized access। यानी हैकिंग क्या होती है, हैकिंग जो सिस्टम में लूपहोल है, लूपहोल यानी जो सिस्टम की कमजोरी है उसका इस्तेमाल करके उस सिस्टम को हैक कर लेना, उस सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस करना, इस प्रोसेस को हैकिंग बोला जाता है। ठीक है, अब इससे क्या हो जाता है, हैकर्स क्यों करते हैं ये चीज, इससे क्या होता है कि जो यूजर का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो पब्लिकली लीक हो जाता है और जिसकी वजह से जो यूजर है या तो उसको लॉस होता है, या तो अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी को फाइनेंशियली लॉस होता है, यानी उनको पैसों का लॉस होता है और बाकी सारी चीजें होता है। इसीलिए एक हैकर हैकिंग करता है। ठीक है, अब हैकिंग का मीनिंग जो होता है वो मैंने आपको बता दिया कि हैकिंग क्यों करता है कोई हैकर। ठीक है,
अब हैकर क्या होते हैं, हैकर कौन लोग होते हैं? हैकर ऐसे लोग होते हैं जो आपके कंप्यूटर, आपका जो भी डेटा है उन सबको हैक करे, ठीक है, और उसका इलीगल यूज करे, ठीक है, ये होते हैं हैकर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हैकिंग की प्रोसेस क्या है, हैकिंग की प्रोसेस को कैसे हैकर परफॉर्म करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये एक्चुअली जो प्रोसेस है ये हैकर फॉलो करते हैं कहीं पे भी अटैक करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला आता है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस मतलब हम लोग किसी की आप इसको इमेजिन करिए जैसे कि हमें कुछ एक क्राइम सीन पे जाना है या हमें एक रेड पे जाना है, ठीक है। तो रेड पे जाने से पहले हम लोग कैसे उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वो रहता कहाँ है, वो ज्यादातर अपना समय कहाँ बिताता है, ये सारी चीजें हम लोग निकालते हैं। तो वैसे ही हैकर क्या करता है, हैकर भी उस एप्लीकेशन मतलब जो भी चीजों को उसको हैक करना होगा उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि वो कंपनी की वेबसाइट कैसे बनी है, कौन से लैंग्वेज पे बनी है और उसमें क्या क्या डेटा है, ये सारी चीजें वो कलेक्ट करता है। फिर जो सेकेंड स्टेप आता है स्कैनिंग का। अब आपने एक आप इमेजिन करके देखिए ना खुद को एज अ चोर के समान सोच के देखेंगे तो आपको ये हैकिंग के प्रोसेस समझने में इजी भी हो जाएगा। अगर आपको किसी के घर पे चोरी करनी है तो आप सबसे पहले एक घर देखते हैं, ठीक है। चोर क्या करता है, चोर एक घर को देखता है, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि कितने दरवाजे हैं, वो कहाँ से जा सकता है, खिड़कियां खुली रहती है, खिड़कियों पे जाली लगी है नहीं लगी है, ये सारी चीजें वो देखता है। फिर उसके बाद जब एक बार उसने डिसाइड कर लिया कि वो कहाँ से चोरी करेगा, फिर वो उसके बाद वहां पे चोरी करता है। तो हैकर भी क्या करता है, हैकर भी जो भी कंपनी का डेटा उसको हैक करना होगा उसमें तरीके ढूंढता है कि कौन से टेक्निक से वो हैक कर सके, और फिर जब उसको टेक्निक मिल जाती है तो फिर वो हैक करता है। हैक करने के बाद क्या करता है, वो जो डेटा है उसको चुराता है या अपने पीसी में डाउनलोड करता है, ये होता है। एंड देन उसके बाद ऐसा कुछ मतलब अटैक किसने किया ये पुलिस वालों को या इन्वेस्टिगेटर को ना समझे, इसलिए वो अपने जो ट्रैक्स रहते हैं यानी जो एविडेंस रहते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये 5 हैकिंग के फेजेस हो गए कि एक हैकर हैकिंग करता कैसे और कौन कौन से टेक्निक्स एंड कौन कौन सा स्टेप्स लेता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आप में से किसी का माइक चालू होगा, प्रदीप जी का माइक चालू है, उनको प्लीज बंद करने के लिए बोल दो। हाँ प्रदीप सर आप माइक बंद कर सकते हैं अपना। प्रदीप गाडवे हाँ माइक बंद करावे। बंदच करतो साहेब, माईक बंद करू द्या। प्रदीप गाडवे यांनी माइक बंद करा। हाँ हाँ करतो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मालवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि मालवेयर एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। ये शुरू करने से पहले मुझे आप ये बताइए जितना अभी तक मैंने आपको समझाया उसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? ठीक है, यानी आपको ये चीजें समझ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मालवेयर क्या होता है। मालवेयर एक ऐसे तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हैकर किसी के कंप्यूटर में डालता है और फिर वो मालवेयर क्या करता है, उस कंप्यूटर में बिना दिखे मतलब जो जिसका कंप्यूटर है उसको बिना पता चले उस कंप्यूटर का डेटा पूरा हैकर को भेजता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हैकर जब चाहे तब उस कंप्यूटर का डेटा देख सकता है, उसमें कुछ डेटा को अगर डिलीट करना है तो उसको डिलीट कर सकता है, उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये जो टाइप ऑफ हैकिंग होती है इसको हम लोग मालवेयर बोलते हैं, ठीक है। अब मालवेयर कैसे आता है, मालवेयर एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट रहता है और वो हैकर को आपके कंप्यूटर का डायरेक्टली एक्सेस दे देता है, ठीक है।
तो अब ये इसमें भी कई सारे टाइप होते हैं, ठीक है। मालवेयर का जो सॉफ्टवेयर है इसमें भी कई सारे टाइप होते हैं, तो हम लोग ये एक एक करके पढ़ते हैं। एडवेयर, सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है एडवेयर। हम सब लोग काफी बार गूगल क्रोम यूज करते हैं, ठीक है। गूगल क्रोम पे हम लोग जैसे कोई ट्रैवल साइट पे, यानी आप समझ लीजिए मेक माई ट्रिप फॉर एग्जांपल ले लीजिए। मेक माई ट्रिप पे जब हम लोग सर्च करते हैं तो सडनली हमारा एक एड आ जाता है बीच में, ठीक है, जो कि काम का भी नहीं रहता है बट एड आ जाता है। अब और उस पे क्या होता है, कई बार हमारा गलती से क्लिक हो जाता है। तो हैकर क्या करता है, हैकर भी अपनी एक ऐसी फेक वेबसाइट बनाता है, उस पे वो एड चलाता है, बट एड ऐसी चलाता है कि अगर आपने उस पे क्लिक किया तो आपके कंप्यूटर में एक एक मालवेयर डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो जो ऐसे टाइप का अटैक होता है उसे एडवेयर मालवेयर कहा जाता है, ठीक है। यानी जिसमें एड के थ्रू आपके डिवाइस या फिर आपके कंप्यूटर में मालवेयर जो सॉफ्टवेयर है उसको डालने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बेसिकली आपको पता नहीं चलेगा बट हैकर के पास आपका हर मिनट का डेटा जाते रहेगा, ठीक है, कि आपने व्हाट्सएप पर किसको क्या मैसेज किया, कॉल किसी को किया, कॉल रिकॉर्डिंग्स जाती है, फिर उसके बाद आपकी फोटोज चले जाएगी, जीमेल के जो ईमेल्स आते हैं वो सारी चीजें, ये सारी चीजें चली जाएगी। तो ये जो टाइप का मालवेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर यानी वो आपके आपके पूरे डेटा पे हैकर को नजर रखने में मदद करता है, ठीक है। वायरस, वायरस एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके डेटा को डिलीट करते चले जाता है। यानी अगर आपके कंप्यूटर में कोई एक वायरस आ गया तो वो क्या करेगा, आपके पूरे पर्सनल डेटा को डिलीट कर देगा, जिस वजह से आप अपना पर्सनल डेटा यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जो वॉर्म है, वॉर्म आप एक तरह से ऐसा चीज, एक ऐसा सॉफ्टवेयर समझ लीजिए जो 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 विक्टिम है, जिसके कंप्यूटर को हैकर हैक करने की कोशिश कर रहा है, उसके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर रहेगा, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर रहेगा और वो कुछ नहीं करेगा। बट जब हैकर को एक्सेस चाहिए होगा उस कंप्यूटर का तभी वो सॉफ्टवेयर चालू होगा और काम करेगा। जैसे ही हैकर का काम खत्म हो गया वो सॉफ्टवेयर वापस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो जल्दी पता नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि हैकर क्या करता है, इसको थोड़ी देर चालू रखता है फिर बंद कर देता है, ऐसा यूज करता है। तो ये भी एक तरह का मालवेयर होता है, ठीक है। अब ट्रोजन, ट्रोजन क्या हो गया? ट्रोजन भी एक वायरस के समान ही हो गया। इसमें क्या होता है, ट्रोजन में एक साथ बहुत सारे वायरसेस हैकर आपके पीसी में छोड़ देता है, जिस वजह से जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहती है, यानी जो कल हमने टास्क मैनेजर पे प्रोसेसेस देखी थी, वो बंद हो जाती है, और वो बंद होने की वजह से कंप्यूटर बराबर काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये ट्रोजन हो, ठीक है। अब रूटकिट या बैकडोर्स, ये बैकडोर मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ। हमने कहावत सुनी है, घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है। तो जैसे तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी बेसिकली वैसा ही रहता है। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर में रहेगा और हैकर को आपके कंप्यूटर का डायरेक्टली एक्सेस प्रोवाइड कर देता है बिना आपको पता चले। तो हैकर जब भी चाहे तभी भी तब आपके लैपटॉप में आके कोई भी डेटा आपका देख सकता है और कुछ भी यूज कर सकता है और आपको कुछ भी बिल्कुल पता चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ एक ऐसे टाइप के मालवेयर्स होते हैं जिसका हैकर इस्तेमाल करता है। आगे जो है, आगे की लॉगर है। अब की लॉगर क्या होता है? की लॉगर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है जो आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हैकर के पास भेज देता है, ठीक है। अब जैसे ये इसका इस्तेमाल हैकर कब करता है, जैसे ये अगर सॉफ्टवेयर हैकर आपके कंप्यूटर में डाल देता है तो जब आप आपके बैंक का पासवर्ड डालते हैं या पिन नंबर डालते हैं या आप अपने सोशल मीडिया का पासवर्ड डालते हैं या सोशल मीडिया का अकाउंट एक्सेस करते हैं कहीं से भी या जीमेल का पासवर्ड डालते हैं, तो जब आप कीबोर्ड को टाइप करते हैं तो वो सारे की स्ट्रोक जो है, मतलब जो भी बटन आप दबाते हैं वो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हैकर के पास चले जाता है, तो हैकर के पास आपका पासवर्ड भी आ जाता है, ठीक है। तो ये की लॉगर सॉफ्टवेयर है। इसीलिए आप अगर कभी नोटिस करते होंगे तो जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है ना, ऑनलाइन बैंकिंग के पास वर्चुअल कीबोर्ड दिया हुआ रहता है।
वर्चुअल कीबोर्ड में आपको दिखाता हूँ कैसा रहता है, 1 मिनट बस होल्ड करिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वर्चुअल कीबोर्ड को यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप लोग नेट बैंकिंग यूज करते होंगे तो वहां पे वर्चुअल कीबोर्ड दिखता है। वर्चुअल कीबोर्ड पे आपको वर्चुअल कीबोर्ड का हमें इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, ताकि हम लोग जो ये की लॉगर सॉफ्टवेयर है इनसे बच सके, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, वर्चुअल कीबोर्ड, देखिए ये सॉफ्टवेयर तभी काम करते हैं जब आप अपने कीबोर्ड पे कुछ दबाते हैं, ठीक है। बट अगर बैंकिंग करते समय आपने अपना वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल किया तो वर्चुअल कीबोर्ड के थ्रू आपका डेटा जो है वो हैकर के पास नहीं जाता है, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैं ये आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा, इसमें आप देखिएगा जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके समझने में इजी हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे आपको यूजर नेम वगैरह दिया है, अगर आप इसको कीबोर्ड से टाइप करेंगे ना तो ये हैकर के पास चले जाएगा। कौन से सॉफ्टवेयर की वजह से, की लॉगर सॉफ्टवेयर की वजह से। इसीलिए आप देखेंगे तो एसबीआई हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड देता है। आप वर्चुअल कीबोर्ड इससे टाइप करेंगे तो जो की लॉगर सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल भी होगा तो भी वो आपके आईडी और पासवर्ड को कैप्चर नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये एक सेफ्टी टिप हो गई कि आप लोग को कैसे अगर की लॉगर या मालवेयर से बचना होगा तो हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्राउजर हाईजैकर, ठीक है। अब जो ब्राउजर हाईजैकर है, ब्राउजर हाईजैकर क्या होता है, ब्राउजर हाईजैकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है जो आपके ब्राउजर का पूरा इंफॉर्मेशन हैक कर लेता है। जैसे कि हम लोग कई बार हमारा पासवर्ड ब्राउजर में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो जो ब्राउजर हाईजैकर एक सॉफ्टवेयर रहता है, ये क्या करता है, अगर ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया तो आपके ब्राउजर की पूरी इंफॉर्मेशन हैकर के पास भेज देता है, जिसमें हैकर को कई बार बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके पासवर्ड, आपके बैंक का पिन नंबर या नेट बैंकिंग का पासवर्ड, ये सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर रहते हैं जो हैकर इस्तेमाल करता है हम लोग को हैक करने के लिए। अब रैंसमवेयर आपने रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज में सुना होगा कि रैंसमवेयर अटैक हो गया। तो रैंसमवेयर एग्जैक्टली होता क्या है, रैंसमवेयर एक ऐसे टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो आपका डेटा पूरा एनक्रिप्ट कर देता है। एनक्रिप्ट कर देता है यानी आप वो डेटा को यूज नहीं कर सकते हैं, और उस डेटा को वापस अगर आपको नॉर्मली यूज करना है तो उसके लिए आपको कुछ सर्टेन पैसा पे करना पड़ता है हैकर को, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये काफी सारे मतलब काफी हार्मफुल सॉफ्टवेयर रहते हैं, अगर आपने पे नहीं किया तो ये आपका पूरा डेटा डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज रहती है, ये टाइप का जो मालवेयर रहता है इसे रैंसमवेयर बोलते हैं, ठीक है। ये अगर आपको समझना होगा तो आप किडनैपिंग का एग्जांपल ले सकते हैं कि हम किसी को किडनैप करके फिर फिरौती मांगते हैं, तो वैसे ही हैकर क्या करता है, हैकर आपका डेटा किडनैप कर लेता है, उसको एनक्रिप्ट कर लेता है और उसको छोड़ने के लिए फिर मतलब उसको वापस आपको लौटाने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं उसको। तो ये एक तरह से रैंसमवेयर हो, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा होगा, सबको समझ रहे हैं ना सर रैंसमवेयर में हैकर को ट्रैक नहीं किया जा सकता है क्या बाद में? मैम ये ऐसा होता है कि रैंसमवेयर काफी एनक्रिप्टेड रहते हैं तो उसको ट्रैक करना मुश्किल है, ठीक है। बिकॉज आजकल सब लोग बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं, तो एक जो मौका मतलब जैसे हम लोग कैसे किसी किडनैपर को जो फोन नंबर आता है उससे ट्रैक करते हैं, वैसे ही रैंसमवेयर में जो वॉलेट आईडी रहता है, मतलब पहले क्या होता था, पहले वो एक सर्टेन बैंक अकाउंट देते थे या कुछ देते थे जिसके थ्रू हम लोग के पास चांसेस थे उनको ट्रैक करने का, बट जब से बिटकॉइन आया है तब से वो भी मुश्किल हो गया। ओके सर, ठीक है, किसी और को कोई क्वेश्चन? नहीं है ना, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक सर ये ये जो जो थे, सर हेलो हाँ मैम बोलिए। सर, ये जो की लॉगर्स का आपने बताया है उसमें क्या बोलते हैं, इसका भी सॉफ्टवेयर ही मतलब हैकर अपने इसमें डालता है या फिर कोई दूसरे के थ्रू अपने इसमें, क्योंकि सर ये कीबोर्ड को ही लॉक कर देता है ना? कीबोर्ड को लॉक नहीं करता है, ये क्या करता है, जो भी आप कीबोर्ड पे बटन प्रेस करते हैं वो इंफॉर्मेशन हैकर को सेंड कर देता है।
तो सर ये होता कैसे है एक्चुअली, प्रॉपर तरीके से थोड़ा समझा नहीं मुझे। की लॉगर्स में सॉफ्टवेयर वो मतलब हैकर जो है सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में डालता है की लॉगर का, कि दूसरे किसी और के थ्रू हो जाता है? मैं आपको थोड़ा समझाने की और अच्छे से कोशिश करता हूँ। देखिए, आप इमेजिन करिए मैं हैकर हूँ। मैं क्या करूँगा, मुझे अब जानना है कि आप आपके कंप्यूटर पे क्या क्या चीजें करते हैं। ठीक है, आपका मुझे इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, किसी न किसी जरिए से आपके पीसी में ये सॉफ्टवेयर प्लांट कर दूंगा। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जब आप आपके वेब ब्राउजर पे यानी जब आप अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड अपने कीबोर्ड पे टाइप करेंगी, तो आपने क्या टाइप किया है ये पूरी इंफॉर्मेशन वो मेरे पास भेज देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे आपके इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये की ओके लॉगर सर। का काम है। ठीक है, आपको समझा बात? हाँ सर, हाँ, थैंक यू। ओके, ठीक है, किसी और को कोई डाउट? सर, मालवेयर अपने कंप्यूटर में पीसी में है, वो तो छुपे तरीके से आता है, ये कैसे मालूम पड़ेगा जब तक वो एक्टिवेट ना हो तो उसके व्यतिरिक्त? सर उसके व्यतिरिक्त देखिए, इसको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसका ये होता है कि हमारे कंप्यूटर को हमेशा हम लोग सिक्योर रखें और जो एंटीवायरस है वो हमेशा डाल के रखें। ठीक है, हम लोग ये थोड़ी बहुत लापरवाही करते हैं कि हम लोग एंटीवायरस नहीं डालते हैं, बट एंटीवायरस आपके पास रहा तो आप हैकिंग मतलब जो हैकिंग अटैक्स होते हैं या मालवेयर है उनसे बच सकते हैं। ठीक है, कई सारे बहुत अच्छे एंटीवायरस भी आते हैं, जैसे बिट डिफेंडर करके मालवेयर का मतलब एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर आता है। उसके थ्रू वो स्कैन करते रहता है आपके कंप्यूटर में। जैसे ही उसको कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर दिखता है तो वो तुरंत ही आपको अलर्ट जनरेट करता है और उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग मालवेयर को हमारे कंप्यूटर में अगर आया है तो चेक कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। किसी और को कुछ डाउट? सर क्विकहिल ये मालवेयर को नहीं रोक सकेगा सर? और सर आप फिर से एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? क्विकहिल एंटीवायरस है, वो हाँ, अपने मालवेयर जैसे अटैक होते हैं तो उसको नहीं रोक पाएगा? क्विकहिल रोकता है। ठीक है, क्विकहिल रोकता है। क्विकहिल में ये है कि जो एडवेयर हमने देखा, स्पाईवेयर देखा, वायरस देखा, वॉर्म्स देखा, ये सब चीजों को क्विकहिल का जो नया वर्जन अगर 2020 या 21 का वर्जन आपके पास होगा तो ये हमेशा उसको मैनेज कर लेगा, उनको रोक लेगा ये आराम से। ओके, थैंक यू सर। हाँ, किसी और को कोई क्वेरीज? नहीं, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एडवेयर, ये देखिए, अगर आपको इजीली और समझना होगा तो यहाँ पे जो हमारे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है, इसके पीछे क्या होता है कि हैकर क्या करता है, हैकर इस एडवर्टाइजमेंट को ऐसे कॉन्फ़िगर करता है कि जैसे ही आपने उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया, आपके मोबाइल में या आप अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर रहे हो तो सीक्रेटली सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड होना शुरू हो जाता है जो कि मालवेयर रहता है। ठीक है, ये एडवेयर है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर भी क्या करता है, स्पाईवेयर भी आपका पूरा डेटा हैकर के पास भेजता है बिना आपको पता चले। ठीक है, अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये एक सॉफ्टवेयर मतलब जो स्पाई का सॉफ्टवेयर है उसका एक इंटरफेस दिखा रहा है कि हैकर को कैसी चीजें दिखती है। अब जैसे ये हैकर ने इंस्टॉल किया होगा किसी के कंप्यूटर में, तो उसको क्या क्या दिखेगा, वो कीबोर्ड और माउस यानी की लॉगर वाला जो पार्ट है वो भी दिखेगा। उस यूजर ने मतलब जो उसका विक्टिम है, जिसके कंप्यूटर में उसने स्पाईवेयर इंस्टॉल किया है, उसने कौन कौन से कंप्यूटर पे अपने विंडोज ओपन किए ये दिखेगा, कौन से एप्लीकेशन यूज किए, वो क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, उसके वेबकैम को, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पाईवेयर है। वायरस आपको समझ ही गया, वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका पर्सनल डेटा को डिलीट करता है और उसको कुछ भी मतलब बिना मतलब यूजफुल रखता ही नहीं। ठीक है, फिर कंप्यूटर वॉर्म, आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट रहेंगे बट तभी काम करेंगे जब हैकर कमांड करेगा, नहीं तो तब तक ये कुछ भी डैमेज नहीं करते हैं। बॉटनेट, बॉटनेट ये थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट है। ये आजकल
नए कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप समझिएगा हैकर क्या करता है। हैकर एक बड़ा कंप्यूटर बनाता है, मतलब एक मेन पर्सन रहता है, वो क्या करता है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर अलग अलग जगह पे प्लांट कर देता है। ठीक है, अब जैसे आप समझने की कोशिश करिए, एक एक एरिया में पर्टिकुलर कोई, मतलब जैसे पूरे महाराष्ट्र में एक कोई क्रिमिनल है, तो उसके क्या रहेंगे, छोटे छोटे आदमी हर एक जगह, मतलब हर एक लोकेशन पे प्रेजेंट रहेंगे और जो भी उसका काम रहेगा वो करते हैं। वैसे ही ये बॉटनेट है। बॉटनेट का एक जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे मेन कंप्यूटर रहेगा वो हैकर के पास रहेगा, और वो क्या करेगा, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर अलग अलग विक्टिम के कंप्यूटर में डाल देगा। तो उसको जब जो कंप्यूटर एक्सेस करना होगा वो उस बॉटनेट को चालू करेगा, उसको एक्सेस करेगा और उसके बाद बंद कर देगा। ठीक है, तो ये होता है बॉटनेट। ठीक है, फिर आता है स्निफिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो हमारे बहुत सारे पासवर्ड या हमारे कई सारा डेटा जो लीक होता है ना, वो स्निफिंग की वजह से होता है। ठीक है, अब स्निफिंग क्या होता है? स्निफिंग हैकर तब करता है जब आपका, और जैसे यहाँ पे आप ये डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जब आपका कंप्यूटर और सर्वर कनेक्ट हो रहा है तो हैकर क्या करेगा, जो भी डेटा है उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, अब वो मॉनिटर क्यों करता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो डेटा है उसमें आप कई बार पासवर्ड डालते हैं अपने सोशल मीडिया के या फेसबुक के, तो वो पासवर्ड उनको मॉनिटर करते करते मिल जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है, मतलब नजर रखता है वो आपके डेटा पे कि आप कुछ पासवर्ड डाल दे रहे हैं जो कि मैं इजीली मुझे मिल जाए और मैं उसका फिर इस्तेमाल कर सकूं। तो ऐसी जो भी चीजें रहती है, ये जो प्रोसेस रहती है, इसको स्निफिंग बोला जाता है। ठीक है, कि इसमें हैकर क्या करता है, आपके डेटा का ऊपर नजर रखता है, और अगर उसको कोई पासवर्ड या फिर काम की उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो वहां से कैप्चर कर लेता है। ठीक है, ये स्निफिंग है। फिशिंग ये आज की तारीख में सबसे पॉपुलर अटैक है। सबसे पॉपुलर अटैक यानी कैसे? इसमें हैकर क्या करता है, इसमें हैकर एक फेक वेबसाइट बनाता है जिसमें, जो मतलब बिल्कुल ओरिजिनल के जैसी दिखती है। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल दिखता है, एकदम एग्जैक्ट दिखेगा, तो यूजर जो है उनको क्या लगता है कि वो ओरिजिनल वेबसाइट पे ही आए हैं, और वहां पे वो क्या करते हैं, अपना आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। ये आईडी पासवर्ड फिर किसके पास चले जाता है? हैकर के पास चले जाता है। ठीक है, सो ये क्या हुआ, ये फिशिंग हो गया कि आपको मतलब गलत चीज दिखाते हैं जिसको आप सच समझ लेते हैं, देन उसके बाद आप अपनी इंफॉर्मेशन उस पर डाल देते हैं, बट वो इंफॉर्मेशन हैकर के पास चले जाती है। तो ये जो फिशिंग का अटेम्प्ट होता है, ये काफी ज्यादा क्यों यूज किया जाता है? ताकि आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स चुराने के लिए और आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराने के लिए किया जाता है सबसे ज्यादा ये फिशिंग अटैक का इस्तेमाल। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ गया होगा। ठीक है, फिशिंग अटैक मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं आपको कि जो हैकर है वो क्या करता है। हैकर क्या करेगा, हैकर सबसे पहले एक आपको फेक मेल भेजता है। फेक मेल कैसा भेजेगा कि आपको 5,000 रुपए की लॉटरी लग गई है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए और ये वेबसाइट पे जाके अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करिए, तो आप ये लॉटरी का पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहता है, अम्रपाली मैम आप आपका माइक म्यूट कर सकते हैं प्लीज। तेला म्हटलं त्याला तेलीच म्हणत असतो, काकाला नाही म्हणत वाटल्यास काही। ठीक है, सो तो यहाँ पे जो फिशिंग होता है, तो हैकर आपको एक फेक ईमेल भेजता है जिसमें लॉटरी का मैसेज रहेगा और आपको एक लिंक दे देगा। तो आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं, वो एक आपको हैकर की बनाई हुई वेबसाइट पे भेजता है, जहाँ पे बोलता है कि आप आपकी जब पर्सनल डिटेल डालेंगे तब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो हमें क्या लगता है, मतलब जनरली लोगों को यही लगता है कि ये सही है एंड बाकी सब कुछ,
तो इससे इसके इस वजह से क्या होता है कि हैकर आप हम लोग हमारी इंफॉर्मेशन वो साइट पे डाल देते हैं और वो पूरी इंफॉर्मेशन हैकर के पास चले जाती है। तो ये जो प्रोसेस रहता है, ये जो तरीका रहता है किसी को हैक करने का, ये तरीके को फिशिंग बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो हमने तरीके देखे, इनसे बचने के लिए हम लोग क्या इस चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमेशा जो हमारे बैंकिंग अकाउंट रहते हैं या फिर गूगल पे का अकाउंट रहता है या फिर पेटीएम का अकाउंट रहता है, इसके जो पासवर्ड्स रहते हैं वो हमेशा हमें डेली बेसिस पे चेंज करने चाहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यानी अल्फा न्यूमेरिक, जैसे अब मेरा पासवर्ड रहेगा piyush@123। तो ऐसे टाइप के पासवर्ड को क्रैक करना, अगर हैकर कोई क्रैक करना भी चाहे तो मिनिमम उसको 120 डेज लगता है। ठीक है, वो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, उसको क्रैक करने के लिए 120 डेज लगता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप आपके पासवर्ड काफी ज्यादा 8 कैरेक्टर के रखा करिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स डाला करिए ताकि हैक होने के चांसेस कम हो। और उसको हर 6 से 1 बैंक वेबसाइट इन द एड्रेस बार फॉर योर ब्राउजर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो पॉइंट बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमेशा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी statebank.co.in जो भी डोमेन नाम है वो हमेशा टाइप करिए, ताकि आप जिस भी वेबसाइट पे जाए वो जेन्युइन वेबसाइट ही हो। ठीक है, आप अगर किसी की जो कोई लिंक आई है उस पर क्लिक करके जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप हैकर के साइट पे चले जाए। इसीलिए हमेशा अपने वेबसाइट को टाइप करिए। उसके बाद हमेशा पैडलॉक का सिंबल देखिए, यानी पैडलॉक अब कैसा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज मैंने कल भी आपको बताई थी कि जो HTTPS रहता है, HTTPS को हमेशा हमें सर्च करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग ये मीट पे है या फिर 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे अभी हम लोग SBI की वेबसाइट देख रहे हैं। तो SBI की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो ग्रीन, यहाँ पे एक लॉक रहता है, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है कि कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, हाँ, तो अगर आप यहाँ पे अभी देखेंगे तो यहाँ पे हमें कनेक्शन इज सिक्योर, ये जो पैडलॉक दिख रहा है जिसपे मेरा अभी कर्सर है, ठीक है, ये हमेशा एक सिक्योर साइट की पहचान होती है। ठीक है, ठीक है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई साइट सिक्योर है या नहीं। जो फेक वेबसाइट रहती है उस पे ये जो लॉग बोलते हैं हम लोग, इसको एक्चुअली HTTPS बोलते हैं। ठीक है, तो वो HTTPS नहीं रहेगा, वहां पे सिर्फ HTTP रहेगा और ये लॉग का सिंबल नहीं रहेगा। तो ये हमेशा इंश्योर करिएगा कि जो भी आप साइट ओपन करते हैं उस पे ये लॉग का सिंबल हो ताकि वो सिक्योर रहे। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे ये पैडलॉक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब जो अगला चीज है, ये हमेशा हमें पासवर्ड जो है वो स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हमारे ब्राउजर पे पासवर्ड स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, हमें हमेशा पासवर्ड को टाइप करना चाहिए हर बार। अगर आपने अपने ब्राउजर पे पासवर्ड स्टोर करके रखा होगा तो ऐसे भी चांसेस है कि हैकर के पास वो पासवर्ड चला जाए और जिसके वजह से वो आपके अकाउंट को हैक कर सकता है इजी। ठीक है, सो ये एक तरीका होता है। फिर इसके अलावा और जो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो ये है कि वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो की लॉगर सॉफ्टवेयर है वो नाकाम हो जाए, यानी वो यूज ना, मतलब हैकर के पास कोई इंफॉर्मेशन ना पहुंचा पाए। ठीक है, फिर आप हमेशा ये चीजें चेक करिएगा कि जो लास्ट टाइम आपने लॉगिन किया था क्या वो वही है कि उसके बीच में किसी और ने एक्सेस किया। तो ये आप चेक कैसे करेंगे, अगर आप आपके बैंक अकाउंट ऑनलाइन बैंकिंग की बात करते हो तो ऑनलाइन बैंकिंग में लास्ट लॉग एक्टिविटीज आता है। लास्ट लॉग एक्टिविटीज यानी क्या,
ये बेसिकली लास्ट टाइम आपने कब लॉगिन किया था इसका एक पूरा इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखता है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि अगर कोई और आपके अकाउंट में एक्सेस करता है तो वो लॉग में आ जाता है और आप मतलब हम लोग फिर उसको ट्रेस कर सकते हैं कि कौन से आईपी से उसने लॉगिन किया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये आती है कि ऑलवेज क्लियर योर ब्राउज, ये मैंने आपको बता दिया है। हमेशा अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डाल के रखें और उसको अपडेट रेगुलरली करें। उसके बाद आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमेशा अपने अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखिए ताकि अगर कोई और मतलब जैसे आपका बैंक का पासवर्ड हो जाता मतलब हैक भी हो जाता है तो भी कोई और ट्रांजैक्शन ना कर पाए जब तक ओटीपी आपके जो पास ओटीपी आता है वो उसको ना मिले, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई बैंक वाला ओटीपी मांगता नहीं है तो अपने ओटीपी को शेयर नहीं करें, ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि हमेशा अगर आप अपने बैंकिंग अकाउंट को दूसरे के कंप्यूटर पे यूज करते हैं तो हमेशा उसको डिलीट कर दिया करिए, कोई पासवर्ड स्टोर मत किया करिए। मेल पर आए हुए हर एक डॉक्यूमेंट या फिर अटैचमेंट जो भी फाइल आती है उसको ओपन मत करिए। ऐसा जरूरी ना हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो फाइल है उसमें वायरस हो या मालवेयर हो जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, ठीक है। फिर आता है नेवर एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉम साइबर कैफे। साइबर कैफे या फिर जो पब्लिक वाईफाई होता है उससे कभी एक्सेस ना करें, बिकॉज ऐसा भी होता है कि पब्लिक वाईफाई पे हैकर होगा और हैकर्स आपका पूरा डेटा स्निफ कर रहा होगा और उसमें अगर आपने अपने बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन कर लिया तो हो सकता है कि आपका पासवर्ड उसके पास चले जाए, ठीक है। तो ऐसे टेक्निक्स हैकर इस्तेमाल करता है, ठीक है। सो ये आपका साइबर सिक्योरिटी का पार्ट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग आप में से किसी को कुछ डाउट है या कोई चीज पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम लोग फॉरेंसिक पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जिसके बारे में मतलब ऐसा क्यों हुआ होगा, अगर वो आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग फॉरेंसिक पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब साइबर फॉरेंसिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि साइबर फॉरेंसिक होता क्या है, इसमें एग्जैक्टली क्या चीजें ये मतलब हम लोग कैसे कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके प्रोसीजर्स और बाकी सब कुछ चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइबर क्राइम होता क्या है इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। साइबर क्राइम ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्यूटर क्राइम is use of computer or an electronic device for illegal purpose such as committing a crime, trafficking intellectual property, stealing identity। यानी कंप्यूटर का यूज करके कोई डिजिटल क्राइम किया गया हो उसे साइबर क्राइम बोला जाता है, सबसे सिंपल भाषा में, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम दिए हुए हैं कि साइबर क्राइम कितने टाइप के रहते हैं, ठीक है। सो जो सबसे पहला क्राइम आता है वो आता है फाइनेंशियल क्राइम। फाइनेंशियल क्राइम यानी क्या, जब हैकर कोई बैंक पे अटैक करता है या फिर कोई भी साइबर क्राइम परफॉर्म करता है जिसका मोटो पैसा कमाना हो, ठीक है, जिससे हैकर को कुछ पैसा मिल रहा है या उसका मतलब उस अटैक करने से उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, वो टाइप का जो क्राइम होता है वो फाइनेंशियल क्राइम में आता है, ठीक है। आप अभी इमेजिन करके देखिए OLX पे काफी सारे फ्रॉड हो रहे थे, लोग अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे थे और उन प्रोडक्ट्स को अगर आपको बुक करना है, मतलब आपका ऐसा है कि आप थोड़ा सा पेमेंट भेज दीजिए तो फिर वो क्या आगे वाला पर्सन किसी और को बेच नहीं सकता। तो इसमें क्या हो रहा था कि कई लोग फेक ऐड बना लेते थे कि हमें गाड़ी बेचनी है, गाड़ी बेचने के बाद जब कोई एक सेलर उनको कॉल करता था कि हाँ मुझे गाड़ी खरीदनी है तो बोलते थे कि आप 3-4 हजार रुपए दे दो तो हम लोग फिर किसी और को बेचेंगे नहीं तो बाकी लोग भी लाइन में है। तो हमको क्या लगता है कि हमें प्रोडक्ट पसंद आ रहा है और रेट भी अच्छा रहता है और तो हम लोग ऐसे 3-4 हजार रुपए उसको भेज देते हैं, फिर हैकर क्या करता है ब्लॉक कर देता है, ठीक है।
तो ये जो टाइप के क्राइम्स होते हैं ना, ये फाइनेंशियल क्राइम में आएगा। क्यों? क्योंकि इससे हैकर को पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल क्राइम में आता है। फिर सेकंड आता है इंफॉर्मेशन थेफ्ट। इंफॉर्मेशन थेफ्ट यानी किसी कंपनी का डेटा चुराया है कोई हैकर ने, जिस वजह से कंपनी को काफी लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे जो टाइप के क्राइम आएंगे ये इंफॉर्मेशन थेफ्ट क्राइम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइबर एक्सटॉर्शन। साइबर एक्सटॉर्शन यानी क्या? साइबर एक्सटॉर्शन एक ऐसे टाइप का क्राइम होता है जिसमें हैकर क्या करता है, हैकर आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा, या आपकी कंपनी का जो पोर्टल है या कोई भी वेब एप्लीकेशन है उसको क्रैश कर देगा, जिस वजह से आपको फाइनेंशियली लॉस हो रहा हो, ठीक है। और उसके बाद आपकी वेबसाइट, जैसे अभी मान के चलिए आपकी वेबसाइट पुलिस की वेबसाइट है, हैकर क्या करेंगे, पुलिस की वेबसाइट को ब्लॉक कर देंगे, जिस वजह से क्या होगा कि किसी को कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवाने आना होगा तो वो करवा नहीं पाएगा, ठीक है। और फिर इस वजह से क्या होगा कि आप मतलब जो हमारी साइट है वो डाउन हो जाती है और क्रैश हो जाती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में मैंने बताया। अब प्राइवेट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, हैकर क्या करेंगे, जैसे अमेज़न है, अमेज़न की साइट को हैक कर लेंगे और उसके बाद उनको बोलेंगे कि आप जब तक मुझे इतना पैसा नहीं देंगे तब तक हम आपकी साइट को रिलीज नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि कंपनीज को बहुत फाइनेंशियल लॉस होता है। तो ये जो टाइप का अटैक होता है या ये जो टाइप का साइबर क्राइम होता है इसे हम लोग साइबर एक्सटॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। हरासमेंट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट किया जाता है, जिसको हम लोग जो क्रिमिनल रहता है वो फेसबुक पोस्ट या फिर कुछ गलत चीजें उसके बारे में ऑनलाइन भेजने लगता है, तो ये हरासमेंट हो गया। साइबर स्टॉकिंग यानी क्या होता है, कोई एक हैकर पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हर एक डिजिटल फॉर्म पे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो उसे साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट यानी क्या? अब ये हम लोग ने काफी देखा होगा कि आईटी कंपनीज में क्या होता है, आईटी कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाती है, उसका कोई एक एम्प्लॉय छोड़ता है और वो सॉफ्टवेयर जाके दूसरी कंपनी को बेच देता है, ठीक है। तो ये जो टाइप का क्राइम होता है इसे हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट बोलते हैं। यानी क्या हो रहा है इसमें, हैकर एक कंपनी का डेटा जो क्रिमिनल है वो एक कंपनी का डेटा दूसरे कंपनी के को जाके बेच रहा है और उससे वो पैसा कमा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर वैंडलिज्म यानी जब जो क्रिमिनल है वो कंप्यूटर को फिजिकली हार्म करता है, यानी उसका हार्ड डिस्क चुरा लेगा, कंप्यूटर को उठा के पटक देगा, या मोबाइल है मोबाइल को तोड़ देगा। तो जब कोई क्रिमिनल उस पर्टिकुलर डिवाइस को या फिर कोई कंप्यूटर को फिजिकली हार्म करता है तो उस टाइप की क्राइम को कंप्यूटर वैंडलिज्म बोला जाता है, ठीक है। अब ये हो गया आपके छोटे थोड़े बहुत क्राइम के बारे में, ठीक है। तो ये जो टाइप के क्राइम होते हैं ये साइबर क्राइम में आते हैं। अब इसको इन्वेस्टिगेट करने का जो प्रोसेस रहता है उसे हम लोग साइबर फॉरेंसिक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे तो लिखा हुआ है, साइबर फॉरेंसिक इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन, कलेक्शन, वैलिडेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजिटल एविडेंस, ठीक है। यानी साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, हम लोग एक डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस पर एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ साइबर फॉरेंसिक। अब साइबर फॉरेंसिक में 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है कंप्यूटर फॉरेंसिक, दूसरा आता है नेटवर्क फॉरेंसिक और उसके बाद आता है मोबाइल फॉरेंसिक। ये नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंप्यूटर फॉरेंसिक है वो कंप्यूटर क्राइम से रिलेटेड होता है, जो मोबाइल फॉरेंसिक है वो मोबाइल के क्राइम से रिलेटेड होता है, जो नेटवर्क फॉरेंसिक है वो नेटवर्क फॉरेंसिक के क्राइम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ कि जैसे कंप्यूटर में जब हम लोग कोई लैपटॉप और डेस्कटॉप पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमें जो भी चीज़ें मतलब जो भी हम लोग कंप्यूटर पे फॉरेंसिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वो कंप्यूटर फॉरेंसिक में आ गया। यही सेम चीज़ जब हम लोग मोबाइल पे करते हैं तो वो मोबाइल फॉरेंसिक्स में आ गया। एंड देन नेटवर्क पे जब ये चीज़ परफॉर्म की जाती है तो इसे हम लोग नेटवर्क फॉरेंसिक, ठीक है। ये हो गया हमारे फॉरेंसिक के बारे में।
अब हमें इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आपका साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है कि प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले हमें ये 14 स्टेप हमेशा ध्यान रखने पड़ते हैं जब हम लोग कोई क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तब। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द क्राइम सीन। हमेशा जब हम कोई क्राइम सीन पे जाते हैं तो हमें क्राइम सीन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्राइम सीन पे क्या है, क्राइम किस टाइप का है। जैसे किसी का मर्डर हुआ है, मर्डर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, तो फिर हमें वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि हमें क्या चीज सीज करनी है, किससे हमें डिजिटल एविडेंस निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद एविडेंस को कलेक्ट करें। जैसे अब यहाँ पे हम लोग एक सीसीटीवी फुटेज एक्सट्रैक्ट करने गए, ठीक है, तो सीसीटीवी फुटेज को एक्सट्रैक्ट करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें डीवीआर जो है उसकी हार्ड डिस्क को सीज करना। ठीक है, फिर ये ध्यान रखना है, तो हमें फिर वो डिवाइस को हम लोग कलेक्ट लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद ऐसा होता है कि हमें अगर उस डिवाइस को सीज करना होगा तो हमें वो हमें क्राइम सीन पे ही उसको सीज करना पड़ता है और उसकी हैश वैल्यू रिपोर्ट बनानी पड़ती है। अब हैश वैल्यू रिपोर्ट क्या होती है ये हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, पर पहले ये स्टेप समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ने क्राइम सीन पे गए, क्राइम सीन पे जो डिवाइस हमें जिससे एविडेंस निकालना है वो आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद सीज करने के लिए हम लोग एक पंचनामा बनाते हैं। ठीक है, तो पंचनामे के भी एक फॉर्मेट है जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है परफॉर्म द फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोसीजर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोसीजर यानी क्या होता है? अब क्राइम सीन पे जब हम लोग जाते हैं तो क्राइम सीन पे जाने के बाद जो हमें डिजिटल एविडेंस मिलता है उसे प्रॉपरली प्रोसेस करके लैब में सबमिट करने तक का जो प्रोसीजर रहता है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोसीजर बोलते हैं उसे। ठीक है, यानी क्राइम सीन पे सबसे पहले पहुंच के हम लोग एविडेंस को सिक्योर करते हैं। ठीक है, सीज द एविडेंस एट द क्राइम सीन। ठीक है, अब इसमें दो केसेस होते हैं। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि एविडेंस को क्राइम सीन पे भी सीज करते हैं और या तो फिर लैब भेज के फिर पूरा प्रॉपर फॉरेंसिक प्रोसेस करके सीज करते हैं उसको। ठीक है, तो हम लोग दोनों चीजें देखेंगे। जब हमें क्राइम सीन पे करना रहता है तो हम लोग क्राइम सीन पे ही उसकी 2 कॉपी बनाते हैं, यानी हम लोग उसका इमेज बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल एविडेंस है वो उसकी हम लोग 2 कॉपी बनाते हैं। अब 2 कॉपी क्यों बनाते हैं? एक हमारे एनालिसिस के लिए और एक जिसका डिवाइस हम लोग ने सीज किया है उसके लिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है 2 बिट स्ट्रीम कॉपी बनाने की, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ये चीज याद रखिएगा हम लोग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कभी भी ओरिजिनल डिवाइसेस पे नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होगी तो हार्ड डिस्क की हम लोग 2 इमेज बनाएंगे, इमेज करने के बाद उसकी हैश वैल्यू रिपोर्ट बनाएंगे एंड देन फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम लोग ओरिजिनल एविडेंस पे कभी काम नहीं करते हैं, ये चीज याद रख लीजिएगा। ओरिजिनल एविडेंस हमेशा कोर्ट में सबमिट होता है। ठीक है, इमेज करने के बाद फिर हम लोग हैश वैल्यू रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर उसके बाद चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हैं। चेन ऑफ कस्टडी यानी क्या? हमारा पंचनामा डॉक्यूमेंट की हमने ये एविडेंस कहाँ से सीज किया, एविडेंस में क्या था, हार्ड डिस्क थी, पेन ड्राइव था, क्या था, ये लिखते हैं। किसने सीज किया, कौन उस केस का आईओ है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटर कौन था, टेक्निकल जो साइबर तज्ञ हम जिसको बोलते हैं वो। तो ये सारी चीजें जो हमारे पंचनामा का डॉक्यूमेंट रहता है इसको हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। 10वां स्टेप क्या आता है? ओरिजिनल एविडेंस को हमेशा सिक्योर बॉक्स में रखें। ठीक है, आपको एक छोटा सा फैक्ट बताऊंगा, हमारे बॉडी में स्टैटिक करंट होता है। स्टैटिक करंट की वजह से भी जो एविडेंस होता है, यानी जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, उसमें डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा जो भी हम लोग एविडेंस सीज करते हैं या तो उसे एंटी स्टैटिक बैग आता है उसमें रखिए या तो फिर लकड़ी के डब्बे में रखिए। क्यों? इससे क्या होता है कि जो जैसे स्टैटिक करंट है वो एविडेंस पे एविडेंस को टैंपर नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फैक्ट हो जाता है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए एविडेंस सीज करने के बाद रखते समय। ठीक है, हम लोग अगर कबर्ड में डाल देते हैं या मेटल की कोई भी मेटल के बॉक्स पे डाल देते हैं तो इस वजह से क्या हो सकता है कि डिवाइस के अंदर जो एविडेंस है
वो भी डैमेज हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो ओरिजिनल एविडेंस है उसे एक सिक्योर लोकेशन पे रखना है। एनालाइज द इमेज कॉपी फॉर एविडेंस, फिर हम लोग इमेज जो बनाई है उस पर एनालिसिस करते हैं एंड देन उसको एनालिसिस करने के बाद हम लोग उस पर रिपोर्ट बना के कोर्ट में सबमिट करते हैं। तो ये जो है ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया फॉरेंसिक, ठीक है, कि जब हम लोग क्राइम सीन पे जाते हैं तो हमें कैसे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करना चाहिए ये चीज। अब हैश वैल्यू जो हमने देखा, हैश वैल्यू होता क्या है ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। हैश वैल्यू एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग रहती है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, जो बेसिकली एक कंप्यूटर एक जो डेटा है उसकी ओरिजिनलिटी बताता है, ठीक है, कि ये जो डेटा है ये प्रॉपरली ये ओरिजिनल है, ये ऑथेंटिक है, इसको किसी ने कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, ठीक है। तो हैश वैल्यू एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है जो कंप्यूटर जनरेट करता है, क्यों? ऑथेंटिसिटी बताने के लिए कि हाँ ये जो डेटा है ये डेटा जेन्युइन है और इसको प्रॉपरली कलेक्ट किया गया था फॉरेंसिक कंडीशंस में, ठीक है। एक हैश वैल्यू रिपोर्ट एक फिंगरप्रिंट के बराबर होती है, यानी हर एक डिजिटल फाइल का वो फिंगरप्रिंट की तरह हो गई, समझ लीजिए, ठीक है। अगर हैश वैल्यू जो रहती है अगर वो चेंज हो जाती है यानी वो ओरिजिनल एविडेंस से मैच नहीं करती है तो वो रिपोर्ट खारिज हो जाती है। इसलिए एक बार जब हम लोग कोई एविडेंस सीज कर लेते हैं और उसकी हैश वैल्यू जनरेट कर लेते हैं तो उसे दोबारा कंप्यूटर पे कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आपने ऐसा कनेक्ट कर दिया तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हमें वो एक्सेस करना रहता है तो एक राइट ब्लॉकर टूल आता है, राइट ब्लॉकर टूल हम लोग आगे देखने वाले हैं, वो क्या करता है उसके थ्रू एक्सेस करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो समझ ही आ गया होगा कि जो 14 स्टेप होते हैं हमारे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के, हैश वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा जो कि है हैशिंग का, कि हम लोग हैश वैल्यू कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको लाइव एक डेमो दिखाऊंगा। अगर आप कैमरे में देखेंगे तो ये पेन ड्राइव है, ठीक है। अब हम लोग ये पेन ड्राइव का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आप टूल देख रहे हैं अभी, ये प्रो डिस्कवर नाम का टूल है जिसको हैशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब ये हैशिंग परफॉर्म कैसे होती है ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप मैंने यहाँ पे जो पेन ड्राइव है जिसमें हमारा एविडेंस रहता है ये अटैच कर दिया कंप्यूटर को मेरे, ठीक है। देन कंप्यूटर को पेन ड्राइव अटैच करने के बाद यहाँ पे मैं नया टैब ओपन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नंबर पूछता है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट नंबर में क्राइम नंबर डालते हैं, ठीक है। जैसे क्राइम नंबर 123522021 ये डाल दिया। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन डालते हैं कि नागपुर पुलिस, फिर जैसे आईपीसी सेक्शंस डालते हैं ये सारे, ठीक है। तो ये हम लोग डिटेल फुलफिल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इमेज क्रिएट करनी है यानी हैशिंग करना है। तो हम लोग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैप्चर इमेज का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जब आप कैप्चर इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली टैब खोल जाता है, यानी हम लोग अभी इमेज कैप्चर कर रहे हैं। इमेज कैप्चरिंग में अब जैसे मुझे पेन ड्राइव की करनी है, ठीक है, तो पेन ड्राइव यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई जो कि 4 GB की पेन ड्राइव है।
फिर उसके बाद हमें इस इमेज को डेस्टिनेशन देना पड़ता है, यानी जो इमेज की कॉपी बनेगी वो हम लोग कहाँ स्टोर करना चाह रहे हैं उसका डेस्टिनेशन देना पड़ता है। तो अभी जैसे मैं डेस्कटॉप पे स्टोर कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे इमेज नाम दे दूंगा उसको, यानी इमेज पेन ड्राइव, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे टेक्नीशियन के नाम में मेरा जो इन्वेस्टिगेटर रहता है उसका नाम आ जाता है, इमेज का नंबर, यानी अगर आपके पास मल्टीपल एविडेंस होंगे तो आप पहले एविडेंस को 1 नंबर देंगे, दूसरे एविडेंस को 2 देंगे, ऐसे हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं नंबर। बट अगर एक सिंगल नंबर होगा तो फिर 001। फिर यहाँ पे हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि सैनडिस्क पेन ड्राइव रेड कलर 4 GB ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोग ने डिस्क्रिप्शन डाल दिया एंड देन फिर हम लोग उसके बाद ओके कर देते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे तो कॉर्नर में आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा कि ये हैश वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग 2-3 मिनट रुकते हैं, तब तक मैं आपको हैशिंग एल्गो, ठीक है, तब तक मैं आपको, जब तक ये कंप्लीट हो रहा है तब तक मैं आपको हैशिंग एल्गोरिदम के बारे में समझाता हूँ। जो हैश स्ट्रिंग जनरेट होती है ना वो एक एल्गोरिदम से जनरेट होती है। तो वो एल्गोरिदम जनरली 2-3 टाइप के ही हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि MD5 हो गया, SHA-1 हो गया, SHA-256 हो गया। अभी जैसे कि आप अगर कॉर्नर नीचे कॉर्नर में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने SHA-1 यूज किया है। पहले MD5 इस्तेमाल करते थे बट अभी MD5 को कोर्ट ऑफ लॉ में यूज नहीं करते हैं। अभी हमें जो रिपोर्ट देनी पड़ती है वो SHA-1 में देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली एक हैशिंग एल्गोरिदम हो, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये हैशिंग कंप्लीट होती है, तब तक ज्यादा नहीं 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। सो तब तक किसी को कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई चीज समझी नहीं होगी या कुछ और पूछना है, कोई क्राइम से रिलेटेड डिस्कस करना है तो कर सकते हैं जब तक ये हैश वैल्यू कैलकुलेट हो। सर अगर राइट ब्लॉकर ना यूज करते हुए हैश किए तो प्रॉब्लम क्या आएगा? और सर राइट ब्लॉकर यूज नहीं करते हुए हैश किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बिकॉज हम लोग हैश वैल्यू अभी जनरेट कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आप बिना राइट ब्लॉकर के ओरिजिनल एविडेंस लगाते हैं, डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। इसीलिए हमेशा जो सीज किया हुआ एविडेंस है वो हमेशा राइट ब्लॉकर लगा के करना चाहिए, ताकि उसकी हैश वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए। और हैश वैल्यू अगर निकाल लिया अपन ने राइट ब्लॉकर यूज करते हुए, अगर और कुछ दिनों बाद 1 साल बाद फिर से वही पेन ड्राइव की हैश वैल्यू निकालना है तो हाँ, वो फिर से अपन कनेक्ट करते हैं राइट विथ राइट ब्लॉकर, तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है कि हैश में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, अगर राइट ब्लॉकर के साथ कनेक्ट किया तो नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू सर। किसी और को कुछ पूछना है? ठीक है, तो यहाँ पे अभी बस हमारी हैशिंग कंप्लीट होने वाली है 30 सेकेंड्स में। सर हैशिंग के लिए जनरली कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए? देखिए, जो हम लोग अभी पहला यूज कर रहे हैं प्रो डिस्कवर, ये, इसके अलावा हम लोग FTK इमेजर यूज करते हैं, वो यूज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे जनरल जो टूल्स है, बेसिकली मेजरली तो यही 2 टूल पे आपका हैशिंग हो जाता है, बट इसके अलावा भी कुछ थर्ड पार्टी टूल्स जैसे OS फॉरेंसिक आता है, इसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग हैशिंग करने। और हैश वैल्यू निकालने के लिए जरूरी है कि साइबर एक्सपर्ट्स ने निकालना चाहिए या कोई भी अपन जिसको नॉलेज है वो निकाल सकता है? सर देखिए, हैश वैल्यू जनरली साइबर एक्सपर्ट से निकलवाना चाहिए, या फिर जिसको, जैसे आपको फर्स्ट रिस्पॉन्डर का नॉलेज है तो आप भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। बट साइबर एक्सपर्ट से निकालना ज़्यादा लोग बेटर करते हैं, बिकॉज वो पूरा कोर्स एंड सब कुछ पूरा प्रिपेयर करके यही चीज़ पढ़ते हैं, तो ये मतलब उनका थोड़ा वैल्यू ज़्यादा होता है बस। बाकी
कोई भी निकाल सकता है हैश वैल्यू, जिसको प्रॉपर नॉलेज होगा और जिसके पास अथॉरिटी होगी। ओके, थैंक यू सर। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हो गया है इमेज कैप्चर, ठीक है, यानी हैशिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब इसकी जब हम लोग रिपोर्ट देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि ये रिपोर्ट जनरेट हो गई, ठीक है। अब रिपोर्ट जनरेट हो गई, अब हमें ये रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक्शंस पे जाएंगे और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट कहाँ कर देते हैं, चलिए डेस्कटॉप पे हम लोग इमेजिन कर लेते हैं हैशिंग रिपोर्ट, ठीक है, और इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो ये ऐसे आपकी हैशिंग रिपोर्ट पूरी बन गई, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे यही रिपोर्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप ऊपर सेक्शन देख रहे होंगे, ये एविडेंस रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट 001, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका नंबर यहाँ पे आ जाता है, प्रोजेक्ट नंबर यानी क्राइम सीन क्या था, फिर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, क्राइम नंबर क्या था, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन की नागपुर रेलवे पुलिस के साथ ये केस रजिस्टर हुआ है, कौन से सेक्शन के अंडर हुआ है, ये केस की डिटेल यहाँ हम लोग ऊपर के पार्ट में डालते हैं। फिर इसके बाद जो हमने प्रोसेस की वो, ठीक है, इमेज का टाइप DFT इमेज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद टेक्नीशियन नेम, यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो शुरू हो जाती है। टेक्नीशियन नेम यानी जो भी साइबर इन्वेस्टिगेटर रहता है, वो जिसने हैश वैल्यू निकाली, वो हैश वैल्यू का डेट एंड टाइम, डेट ये रहेगा, टाइम कितने बजे निकाला है ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। पंचनामा बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, मतलब डेट एंड टाइम यानी पंचनामा बनने से लेके क्लोज होने के बीच में ही हैश वैल्यू निकलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है SHA-1। अब SHA-1 ये आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चेकसम है, जो हैश वैल्यू जनरेट हुई है वो आपकी ये है, ठीक है। यानी जब भी मैं अगली बार ये पेन ड्राइव को राइट ब्लॉकर लगा के चेक करूंगा तो यही हैश वैल्यू आनी चाहिए। अगर हैश वैल्यू कुछ और आती है तो वो, इसका मतलब ये होता है कि वो एविडेंस जो है उसके साथ किसी ने कुछ टैंपर किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइम जोन आता है, टाइम जोन यानी कौन से टाइम जोन में ये हैश वैल्यू निकाला है, तो टाइम जोन यहाँ पे देखेंगे तो IST है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। फिर जिस एविडेंस की हमने हैश वैल्यू निकाली है उसके बारे में पूरा डिटेल आता है, जैसे कि अभी पेन ड्राइव निकाली है तो पेन ड्राइव में फाइल सिस्टम FAT32 है, सेक्टर का नाम आता है, टोटल स्टार्टिंग सेक्टर और एंडिंग सेक्टर क्या रहता है, ये उससे रिलेटेड पूरा डिटेल आ जाता है, ठीक है। और इसकी एक इमेज फाइल बनती है जिसका नाम रहेगा इमेज पेन ड्राइव, तो वो इमेज फाइल पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हैशिंग का प्रोसीजर था और ये हमारे हैशिंग रिपोर्ट जनरेशन का पार्ट था और इसका इंटरप्रिटेशन था। आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया है? ये प्रोसीजर में कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को हैशिंग प्रोसीजर या हैशिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर हैशिंग करते वक्त अपन पूरा कंप्लीट पेन ड्राइव को हैशिंग करना चाहिए या पर्टिकुलर एक फाइल फोटोज वीडियो का ही हैशिंग करना चाहिए? सर ये डिपेंड करता है। अब देखिए हैशिंग हम लोग अलग अलग डिवाइसेस की भी करते हैं, जैसे कभी पेन ड्राइव की करते हैं, कभी CD की भी करते हैं हैशिंग, ठीक है। तो जब CD की हैशिंग होती है तो वो पर्टिकुलर एक फाइल की करते हैं, और जब पेन ड्राइव की हैशिंग होती है तो पेन ड्राइव की पूरी ही करता है, ठीक है, वो पूरा ही इमेज क्रिएट करेगा। तो ये हम लोग ने डिसाइड करते हैं, ये सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि कैसे करना है। CD में अगर हैशिंग करते हैं तो पर्टिकुलर पूरी ऑल फोल्डर की नहीं होंगी कि जैसे अपन ऑल एक फोल्डर में सभी चीजें डाली है? हाँ, तो वो हो जाएगी, उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल रहेगी ना उसकी हैश वैल्यू जनरेट हो जाती है। ओके ओके, थैंक यू। इसके अलावा किसी को कोई क्वेरी? सर हाँ बोलिए। जैसे हमने एक फाइल की हैश वैल्यू निकाले हैं, पेन ड्राइव की नहीं निकाले, तो वो बार बार अगर कनेक्ट रहेंगे पेन ड्राइव और काम नहीं की वो फाइल से जिसकी हैशिंग की है, तो वो फाइल की हैश वैल्यू चेंज नहीं होगी ना?
सर आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने एक फाइल है उसको पेन ड्राइव में डाला और उस पेन ड्राइव की हैश वैल्यू निकाली, ठीक है? नहीं, और फाइल आप की हैश वैल्यू। चलिए ठीक है, फाइल की हैश वैल्यू निकाली और फिर उसके बाद अगर हम लोग वो पेन ड्राइव जिसमें वो फाइल है उसको अगर कनेक्ट करते हैं तो हाँ उसकी हैश वैल्यू चेंज होगी या नहीं? हाँ ठीक है, तो सर देखिए सबसे पहले ये चीज होती है कि अगर आपने उस जब पेन ड्राइव की हैशिंग करते हैं तो वो पूरे पेन ड्राइव की ही होती है। यानी अगर हमारे जो 16 जीबी का पेन ड्राइव है, 16 जीबी के पेन ड्राइव में जितनी भी फाइल्स रहेगी वो सबकी एक ही हैश वैल्यू बनेगी, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं। बट आप अगर इंडिविजुअल फाइल की बोल रहे हैं तो इंडिविजुअल फाइल की अपनी अलग अलग हैश वैल्यूज बनती है। तो ये डिफरेंस डिपेंड करता है। अगर पेन ड्राइव की है और पेन ड्राइव को आपने लगाने के बाद एक्सेस किया, ठीक है, तो उसमें वो चेंजेस पक्का ही होना है। अगर विदाउट राइट ब्लॉकर किया तो वो चेंजेस होना है। और जो फाइल रहती है, अगर फाइल को भी आपने विदाउट राइट ब्लॉकर एक्सेस किया, ठीक है, यानी जिस भी इसमें वो फाइल रखी होगी अगर उसको एक्सेस किया तो वो चेंज होना ही, ठीक है। इसीलिए एक बार जब इसीलिए एक बार जब हैश वैल्यू जनरेट हो जाती है कोई भी चीज की तो उसे हम लोग सीज करके रख देते हैं, उसे हम दोबारा यूज नहीं करते हैं जब तक कोर्ट में वेरीफाई करने की जरूरत ना पड़े तब तक। इसके अलावा किसी और को कोई डाउट? सर अपन एखादी वीडियो सीज की है कहीं से पेन ड्राइव में, और पेन ड्राइव अपना पर्सनल होता है, बाद में वो पेन ड्राइव से अपन अपने जो जिसमें अपने ओरिजिनल पेन ड्राइव उसमें कॉपी करके उसकी हैश वैल्यू निकालिए तो वो एविडेंस कोर्ट में स्टैंड होगा कि नहीं होगा? सर अभी देखिए कैसा है, एविडेंस अगर ओरिजिनल सोर्स से ही निकाला गया तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है कोर्ट को। बिकॉज क्या है, ये केस में क्या होता है कि अगर हम लोग जैसे हमने कॉपी करके फिर उसका यूज किया और फिर उसके बाद उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सही नहीं होता है, ठीक है, वो गलत हो जाता है। बिकॉज ऐसा ट्रीट किया जाता है उसको कि ये जो एविडेंस है ये हो सकता है कि टैंपर भी किया, इसलिए तो हमेशा ओरिजिनल सोर्स से ही एविडेंस हमें निकालना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, अगर डाउट नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ही बस और हमारा फॉरेंसिक का प्रोसीजर बचा हुआ है, वो फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टूल्स हैं, कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए उनके नाम है। तो ये आप थोड़ा टूल्स के नाम ध्यान रखेंगे तो आपको फॉरेंसिक एनालिसिस करने में यानी हैशिंग करने में या कोई भी और फॉरेंसिक केस इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प मिलती है। एनकेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग जो कंप्यूटर फॉरेंसिक के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कंप्यूटर फॉरेंसिक यानी जब हम लोग कोई कंप्यूटर की हार्ड डिस्क एनालिसिस करते हैं तो हम लोग यही टूल के थ्रू उस पे इमेजिंग भी कर सकते हैं, हैश वैल्यू भी निकाल सकते हैं और उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनकेस हो गया। फॉरेंसिक टूल किट यानी एफटीके टूल ऐसा है जिसके थ्रू हम लोग इमेजिंग कर सकते हैं और हमारे इमेजिंग करके हैश वैल्यू भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सेलिब्राइट आता है। सेलिब्राइट मोबाइल फॉरेंसिक का डिवाइस है। मोबाइल फॉरेंसिक यानी जो भी कभी अगर हमें कोई मोबाइल से डेटा कलेक्ट करना है या मोबाइल का एनालिसिस करना है तो उसके लिए सेलिब्राइट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है पैराबेन। ये पैराबेन का सॉफ्टवेयर आता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उस कंप्यूटर की इमेज करके स्टोर करते हैं एंड देन उस पर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन फॉरेंसिक भी मोबाइल फॉरेंसिक का ही एक टूल है जिसमें हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर्स लगा के प्रॉपरली उनके फोन मेमोरी या फिर जो मेमोरी कार्ड का डेटा है उसको प्रॉपरली कैप्चर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करके रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये मोबाइल फॉरेंसिक का टूल है। टैब्लू फॉरेंसिक डुप्लीकेटर ऐसा है कि ये इमेजिंग सॉफ्टवेयर है। ये इमेजिंग करके आपको इमेजिंग प्रोवाइड करता है और हैश वैल्यू बनाता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो डिस्क टू डिस्क क्लोन कर सकते हैं, यानी एक डिस्क से दूसरे डिस्क में क्लोन कर सकते हैं।
इमेज बना सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं, हैश वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और सब कुछ ये सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा ही टैबलू का राइट ब्लॉकर भी आता है, ठीक है। राइट ब्लॉकर क्या करता है, राइट ब्लॉकर जो डिवाइस रहता है उसका राइट एक्सेस ब्लॉक कर देता है। राइट एक्सेस ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है कि उसमें हैश वैल्यू में चेंजेस नहीं आते। हम लोग उसको रीड कर सकते हैं बट उसके हैश वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसीजर आती है। प्रोसीजर आप समझ ही गए होंगे कि जब हम लोग एक क्राइम सीन पे जाते हैं तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए एविडेंस को प्रॉपरली एक्वायर करने, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि जब हम लोग क्राइम सीन पे गए तो हमें क्या डिवाइस मिला। अगर कंप्यूटर चालू कंडीशन में होगा तो चालू कंडीशन में उसकी स्क्रीन पे क्या है, मतलब उसकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, उसकी एक फोटो लेनी चाहिए हमें। फिर उसके बाद जो उसका रैम है, रैम का पूरा डंप क्रिएट करना चाहिए। फिर उसके बाद तब जाके हमें वो लैपटॉप बंद करना चाहिए और उसको प्रॉपरली सीज करना चाहिए एंड देन उसको लैब भेज देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कंप्यूटर सीजिंग की प्रोसीजर हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें कॉपी बनानी चाहिए। बिटस्ट्रीम कॉपी जो रहती है वो हम लोग बना सकते हैं कि क्राइम सीन पे जाके हमने एविडेंस की 2 कॉपी बनाई एंड देन उसके बाद जो ओरिजिनल एविडेंस है उसको सीज कर बिटस्ट्रीम कॉपीज बनाई है। चेन ऑफ कस्टडी का फॉर्म यानी जो हमारे पंचनामा का फॉर्म है या फिर एविडेंस फॉर्म बोलते हैं उसको, वो हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए हमें कि हमने जो ये एविडेंस है, पर्टिकुलर डिजिटल एविडेंस है, वो कौन से क्राइम सीन से किस क्राइम नंबर के अंडर क्या लोकेशन थी, मतलब वो डीवीआर का था या कंप्यूटर का था, कौन से लोकेशन यानी जो क्राइम सीन है वो एड्रेस, उसका एड्रेस प्रॉपरली डालना पड़ता है कि नागपुर से, भंडारा से, कहाँ से सीज किया, किसने सीज किया, फिर उसका मॉडल नंबर, पूरा डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज प्रॉपर मैनर में हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब ये जो टाइम आता है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जब पंचनामा बनाते समय हमें क्या क्या चीजों की ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, यानी पंचनामा बनाते समय हमें हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम लिखना पड़ता है कि पंचनामा कितने बजे शुरू हुआ, उसके बाद क्या प्रोसीजर कितने बजे हुई और हमने पंचनामा बंद कब किया, ठीक है। पंचनामा के साथ ही साथ चेन ऑफ कस्टडी का फॉर्म और पूरा डिटेल लिखना पड़ता है कि एविडेंस कैसा दिखता है, एविडेंस की कैपेसिटी क्या है, एविडेंस का कलर क्या है और बाकी सब कुछ, ठीक है। और ओरिजिनल एविडेंस को एक्सेस करने के लिए हमें हमेशा राइट ब्लॉकर टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब भी हम लोग ओरिजिनल एविडेंस के साथ काम करते हैं, एक बार उसकी हैश वैल्यू जनरेट हो गई तो उसको एक्सेस करने के लिए राइट ब्लॉकर टूल का ही इस्तेमाल करें। और उसके बाद आता है 2 विटनेसेस के सामने हमें पंचनामा की प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक है। ये देखिए, ये आप पंचनामा का प्रोफार्मा देख सकते हैं कि पंचनामा का प्रोफार्मा कैसा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म बोलते हैं। केस की इंफॉर्मेशन रहती है यहाँ पे, इन्वेस्टिगेटर का नाम, इन्वेस्टिगेटर का नंबर, केस का नाम, केस का नंबर, एविडेंस नंबर, एविडेंस नंबर यानी किस टाइप की हार्ड डिस्क है। अभी जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम लोग ने हार्ड डिस्क सीज किया है 500 GB की, कौन से कंपनी की, WD की, तो यहाँ पे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एजेंसी नेम यानी कौन सा पुलिस स्टेशन के अंडर वो केस आता है वो, प्लेस ऑफ सीजर यानी अमरावती, मतलब कहीं और भी क्राइम सीन होता है तो वहाँ का नाम लिखना चाहिए, डेट और टाइम कब हमने सीज किया और कौन 2 पंच थे जिनकी हमने साइन ली, जिनके सामने हमने सीज किया, तो इनकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें डालनी पड़ती। अब ये हो गया कंप्यूटर फॉरेंसिक का। अब यहाँ पे मोबाइल आता है, ठीक है। मोबाइल फॉरेंसिक को सीज करने के लिए हमेशा हमें मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल देना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल आता है तो उसे हमेशा हमें सबसे पहले फ्लाइट मोड पे डाल देना चाहिए। देन फ्लाइट मोड पे डालने के बाद आपको उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसे प्रॉपरली फॉरेंसिक लैब भेज देना चाहिए, ठीक है। फॉरेंसिक लैब भी कैसे, उसको प्रॉपरली पैक करके, अब जैसे यहाँ पे मोबाइल सीजर बॉक्स देख रहे होंगे आप, ये बॉक्स में डाल के सेंड करना चाहिए। क्यों? अब ये जो रहता है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज क्या होता है कई बार अगर फोन कनेक्ट रहता है नेटवर्क से
तो कोई थर्ड पर्सन उस फोन का डेटा वाइप ना कर दे, इसलिए हम लोग ये सारा प्रोसेस करते हैं कि उसको फ्लाइट मोड पे डालते हैं ताकि नेटवर्क कनेक्शन ब्लॉक हो जाए, उसको फैरेडे बैग या फिर मोबाइल फोन सीजर जो बॉक्स रहता है, जिससे कि क्या होता है उसका आउटर वर्ल्ड के साथ सिग्नल ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको फैरेडे बैग बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उसका कुछ डेटा डिलीट ना हो। ठीक है, तो मोबाइल जब हम लोग सीज करते हैं तब हमें ये प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली आपका ये कंप्यूटर फॉरेंसिक का एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया कि हमें क्या मतलब जो टाइप्स ऑफ क्राइम हो गए, उसके बाद कैसे हम लोग अगर एक क्राइम सीन पे जाते हैं तो हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कैसे हम लोग हैशिंग निकालते हैं, कैसे हम लोग प्रॉपरली मोबाइल फोन को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, और बाकी सारी जो प्रोसीजर्स रहती है वो हमने यहाँ पे इन डिटेल पढ़ा। अभी मेरी तरफ से जो पढ़ाना था मुझे वो ऑलमोस्ट हो गया है खत्म आज सेकेंड डे के सेशन में। अभी अगर आपको कुछ डाउट्स होगा तो हमारे पास 20 मिनट है, हम लोग ये 20 मिनट में कुछ डाउट क्लियर कर सकते हैं, या आपको कुछ केसेस डिस्कस करने होंगे तो हम लोग केस डिस्कस कर सकते हैं, कुछ और आपको पूछना होगा तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट या कुछ क्वेरीज? सर आपने जब भी बताया जो अगर क्राइम सीन पे जाते हैं अगर कोई पीसी चालू मिलता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और रैम का डम लेना चाहिए। हाँ, तो रैम का डम कैसे लिया जाएगा? हाँ चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ 1 मिनट और स्क्रीन शेयर करूँगा दोबारा। रैम्प डंप लेने के लिए ना बहुत सारे टूल्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रो डिस्कवर है इसी में मैं आपको दिखा देता हूँ कि रैम डंप कैसे लेते हैं। यहाँ पे जब हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड में जाने के बाद जब हम लोग इमेज ऐड करते हैं, कैप्चर एंड ऐड इमेज, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे ऐड और कैप्चर इमेज करते हैं तो ये देखिए अभी मैंने पेन ड्राइव निकाल दिया है ना, तो सोर्स डिवाइस में हमें ऑटोमेटिकली रैम का ऑप्शन दिख जाता है। अब जैसे मेरे ये पीसी की रैम 12 GB है तो यहाँ पे हमको फिजिकल मेमोरी नाम से दिखता है। ठीक है, हमने फिजिकल मेमोरी पे क्लिक करके बाकी जो सेम प्रोसेस शुरू कर दिया, तो इसके थ्रू हमको एक इमेज फाइल मिल जाएगी जो कि रैम डंप रहती है। ठीक है, उसको हम लोग लगा के इन्वेस्टिगेट यही टूल पे कर सकते हैं। ठीक है सर, पर ये सॉफ्टवेयर प्रो डिस्कवर उसके पीसी में रहना चाहिए ना? अगर नहीं होगा तो इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा क्या? इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगा, इसका पेन ड्राइव वर्जन आता है, यानी आप अपने पेन ड्राइव में इसको इंस्टॉल ये मतलब पेन ड्राइव वर्जन आपके पास होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपने जब अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो आप पेन ड्राइव से ही डायरेक्टली सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, किसी और को कोई डाउट? किसी और को कुछ क्वेरीज होगी या कोई केस डिस्कस करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। सर हाँ बोलिए मैम। एक पूछना था, अगर अपन गूगल अकाउंट में बहुत सारे पासवर्ड सेव करते हैं तो उनको सिक्योर कैसे कर सकते हैं, या फिर हैक ना हो इसलिए कुछ? मैम गूगल अकाउंट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पासवर्ड सेव ना रखें, बिकॉज क्या होता है कि अगर आपका गूगल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आपके पूरे पासवर्ड्स हैकर के पास एक ही साथ चले जाते हैं। आपको एट मैक्स थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ती है, बट पासवर्ड याद रखें। नहीं तो अगर उसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन है तो पासवर्ड मैनेजर्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि क्या करते हैं
जो कि क्या करते हैं, पासवर्ड आपके पूरे प्रॉपरली एनक्रिप्ट करके स्टोर करके रखते हैं, तो आप उसका यूज करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन गूगल यूज करने के लिए। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। कोई और क्वेरीज?